स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्रीडिंग क्लासेस एंड एडिफिकेशन चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, इस बार आज का जो सेशन है वो हिंदी मीडियम को लेके है। हम हिंदी मीडियम की भी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है हम आपके साथ साझा कर सकें। तो आप भी इसके साथ ही आगे से आगे कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का सेशन शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, क्योंकि अब तो 11th में सबको पास कर ही दिया है जिस तरह से ऑर्डर आए हैं। तो 12th के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, राजस्थान बोर्ड वालों को भी, और कोशिश करेंगे कि हम आपको एक एक लाइन के क्वेश्चन और एक एक पॉइंट का मतलब अच्छे से समझा पाए और धीरे धीरे आपको सारे ही सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर विद्युत रसायन है। क्या आपको पता है क्या होता है विद्युत रसायन? आपको मालूम है, नाम सुना है कभी? विद्युत रसायन विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन या विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को करवाना, जिसका अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम विद्युत रसायन कहते हैं। या हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत ऊर्जा में अंतर संबंध स्थापित किया जाता है और इनमें जो अभिक्रियाएं होती है वो उपापचयी प्रकृति की होती है। उपापचय शब्द आपके लिए नया नहीं है, आपको मालूम है। उपापचय यानी अपचयन और उपचयन दोनों ही, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अभिक्रियाएं जिसमें होती है उसको हम उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। अब सेल जो होता है, जिस पात्र में ये अभिक्रियाएं करवाई जाती है उस पात्र को हम कहते हैं सेल। ठीक है ना? तो सेल किसको कहते हैं कि जिस पात्र में इस तरह की अभिक्रियाएं होती है उसको हम कहेंगे सेल। अब ये जो सेल है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विद्युत अपघटय सेल और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल। जो विद्युत अपघटय सेल होते हैं, इन सेल में आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा दे करके, यानी उसको ऊर्जा देने के बाद वो अभिक्रिया होगी, यानी ऊर्जा देने पे जो रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इस तरह के सेल में होती है। तो इस तरह के सेल में क्या होगा कि आपको विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का प्रारंभ होगा। इस सेल के अंदर आप देखिए कि कभी भी कोई भी ये रिएक्शन खुद से नहीं होती, तो स्वतः होने वाली अभिक्रियाएं नहीं होती हैं ऐसे सेल के अंदर। इस सेल से आपने बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे यौगिक बनाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सबको हम इस सेल के द्वारा बना सकते हैं, इस तरह की अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हैं। और अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योगों में इस तरह की जो अभिक्रिया है वो लेपन अभिक्रिया में, मतलब जो विद्युत लेपन होता है, एक के ऊपर दूसरे की परत चढ़ाना, धातु की परत चढ़ाना, ऐसे उद्योगों में भी इस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आया ना क्या होता है विद्युत अपघटय सेल? ऐसी सेल जिसमें ऊर्जा देने के बाद आपकी क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर हम बात करें विद्युत रासायनिक सेल की, तो विद्युत रासायनिक सेल एक तो स्वतः होने वाली अभिक्रियाएं होती है इसमें, यानी इसमें रासायनिक ऊर्जा में जो ऊर्जा मुक्त होगी वो मुक्त ऊर्जा हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। किस रूप में दिखाई देती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। तो अपने आप से अभिक्रिया हो रही है। जितनी भी तरह की बैटरियां हैं, जो बैटरियां हैं वो सब इसी तरह के सेल में आती है। तो इतना क्लियर है कि भाई विद्युत रसायन किसको कहते हैं। फिर हमने बात की सेल की। सेल किसको कहते हैं? सेल के 2 प्रकार है। अब आगे हम देखते हैं विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं उसके आधार पर 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसे पदार्थों को सुचालक
और जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसको हम कहते हैं कुचालक। इस चैप्टर में हम सुचालक की बात करेंगे। तो जो सुचालक है वो भी दो प्रकार के होते हैं। सुचालक क्या होते हैं मालूम है ना, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो ये सुचालक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक चालक, इनको इलेक्ट्रिक चालक भी कहते हैं, और दूसरा होता है वैद्युत अपघटय चालक। वैद्युत अपघटय चालक जो धात्विक चालक होते हैं, इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। दूसरा, इस तरह के चालकों में सामान्यतः धातुएं और मिश्र धातुएं आती है। इनकी जो चालन है यानी विद्युत धारा का जो प्रवहन है, यानी विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उसके परमाणु के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कितने ढीले बंधे हैं। आपने पढ़ा है कि जितना ढीला बंधा हुआ होगा वो आसानी से प्रवाहित हो सकता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने ढीले बंधे हुए होंगे उतना ही विद्युत धारा का प्रवहन ज्यादा होगा। लेकिन ताप बढ़ने पे धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवहन कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा था कम? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको कैरोनल भी कहा जाता है, जो धन आवेश होते हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, वो अपनी जगह चले जाएंगे। इसकी वजह से वो अपनी जगह से हटके उनमें प्रवहन शुरू हो जाएगा। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन के प्रवहन में दिक्कत आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर उसको बीच में पॉजिटिव मिल जाएगा तो वो उसके साथ टकरा जाएगा, तो इस वजह से वो गति नहीं कर पाएंगे। तो इसमें तापमान बढ़ने पर धात्विक चालकता में जो विद्युत धारा का प्रवहन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम वैद्युत अपघटय चालक की बात करें तो ये वो चालक होते हैं जिसमें विद्युत धारा का जो प्रवहन है वो उनके आयनों के कारण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होगा, आयनों के कारण होगा। और ये कभी भी ठोस अवस्था में इनमें बिल्कुल भी चालन नहीं होगा। इनमें जो चालन है वो या तो ये गलित अवस्था में होंगे तब या जलीय अवस्था में होंगे तब, क्योंकि गलित और चालन अवस्था में आयन आसानी से बन जाते हैं। दूसरा, इनकी जो चालनता है, विद्युत प्रवहन है, ताप बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि आपको मालूम है जैसे जैसे ताप बढ़ेगा आयन क्या हो जाएंगे, टूटेंगे, और जल्दी से आयनों में बढ़ जाएगा कोई भी यौगिक, तो उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो विद्युत अपघटय की चालकता है वो निर्भर करती है उस विद्युत अपघटय की प्रकृति पर। कैसे विद्युत अपघटय की प्रकृति पर? विद्युत अपघटय दुर्बल प्रकार का भी होता है, प्रबल। प्रबल कौन सा होता है कि जिसमें सारे के सारे, मतलब उस विद्युत अपघटय के जितने भी आयन है वो अपघटित हो जाए, तो अपघटित यानी सारे आयनों में टूट जाए वो, तो वो प्रबल अपघटय होता है। दुर्बल अपघटय यानी सारे आयन उसमें अपघटय नहीं होते, इसमें जनरली अम्ल, क्षार और लवण आते हैं। अब देखो जैसे शर्करा की बात करते हैं, तो जो शर्करा है उसमें विद्युत अपघटय नहीं है। वो क्यों? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो अपने आयनों में नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उनके मध्य बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध है, आयनिक बंध नहीं है, तो वो अपने आयनों में नहीं टूटेगा। उनमें साझेदारी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, तो वो विद्युत अपघटय नहीं है। तो इस तरह से विद्युत अपघटय जो है उस पर भी निर्भर करता है इसकी चालकता। दूसरा निर्भर करता है तनुकरण पे। तनुकरण मतलब अगर हमने उसको उतना उसमें जलीय विलयन की मात्रा बढ़ा दी और विद्युत अपघटय की मात्रा कम कर दी, तो इनमें क्या होगा कि जो विलय और विलायक, आपको मालूम है ना, दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलायक। अगर विलय और विलायक के बीच में आकर्षण बल, तनुकरण जितना ज्यादा होगा तो इनके बीच में आकर्षण क्या होगा, कम होगा, और जब आकर्षण कम होगा तो आयन क्या हो जाएंगे, प्रवाहित होते रहेंगे। तो तनुकरण बढ़ाने पर वैद्युत अपघटय की चालकता भी बढ़ेगी। दूसरा निर्भर करता है इनके जलयोजन पर या विलायकन ऊर्जा, यानी जिसके अंदर हमने घोला और उसके बाद वो आसानी से उसके साथ बंध नहीं बनाती है। विलय और विलायक के बीच में अगर एक आकर्षण बंध ज्यादा है तो आयन प्रवाहित नहीं होंगे, आकर्षण बंध है तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, आयन नहीं बनेंगे। तो इस तरह से ये इस पर भी निर्भर करता है।
तो जितना विलय और विलायक के अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा उतना ही विद्युत अपघटन का प्रवण कम होगा। तो विद्युत अपघटन की प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर, तीसरा निर्भर करता है जल योजन पर, जो कि विलायक यदि विद्युत अपघटन की विद्युत चालकता में वृद्धि करता है, परंतु अगर इनमें आकर्षण बल ज्यादा होगा तो विद्युत अपघटन भी क्या होगा, कम तनुकरण पे। और तीसरा निर्भर करता है ताप पे। तो इतनी बात क्लियर है। अब हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं आयनन मात्रा या वियोजन मात्रा, तो आयनन मात्रा क्या होती है? आयनन मात्रा या वियोजन मात्रा को अल्फा से डिनोट किया जाता है। यानी विद्युत अपघटन जो है उसमें कुल अणुओं की संख्या और उसमें जितने आयन बने उनकी संख्या का अनुपात। यानी विद्युत अपघटन में जो आयनों की संख्या है बटा विद्युत अपघटन के कुल अणुओं की संख्या। उसको हम कहते हैं आयनन मात्रा। आज हमने ये सारी चीजें देखी। अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम सेल को पढ़ेंगे और भी बहुत सारी जो इसके अंदर टर्म्स यूज होती है, जो परिभाषाएं यूज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप जरूर हमसे संपर्क करें इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।